कल का पढ़ के आए? क्या क्या थी कल के कॉन्सेप्ट्स हैं? कैपिटल एसेट ट्रांसफर। कौन सी एसेट को कैपिटल एसेट बोला जाएगा? हैं? अच्छा, एक मिनट, कौन सी एसेट को कैपिटल एसेट बोला जाएगा? नहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं होना। वेदर दैट प्रॉपर्टी हैज बीन हेल्ड बाय द एसएस इन अ बिजनेस और नॉट। सेकंड, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और थर्ड यूलिप वाला था जो तुमको काम का नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज मिस्टर जीएस। मतलब इनको कैपिटल एसेट मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो अगर इनको कैपिटल एसेट नहीं मान रहे तो इनके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो मिस्टर जीएस का एम क्या था? मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। इस चीज का एक्सेप्शन क्या था? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट और स्कल्पचर्स। इसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे, इनको मानेंगे, एम वाले को नहीं मानेंगे। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ये जो फर्नीचर ये मैंने अगर बेच दिया, भले ये फर्नीचर मैंने 10,000 में लिया था और 12,000 में भी बेच दिया, फिर भी ये फर्नीचर पर आप इनकम टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेरा मूवेबल पर्सनल एसेट है। ठीक है, तो सर ये 2,000 पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, वो कैपिटल गेन नहीं है। ठीक है, अच्छा, आर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। एल सॉरी एम आर जी गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स और ये। ठीक है, और एस स्टॉक इन ट्रेड। इसके ऊपर हम पीजीबीपी कैलकुलेट करते हैं, ये वाला कैलकुलेशन हमारे ऊपर नहीं आता है। चलो भाई, ये तक ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर दो टाइप के कैपिटल गेन्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा शॉर्ट टर्म है और कौन सा लॉन्ग टर्म है? ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे डिसाइड करेंगे? तो सर उसमें तीन कैटेगरी। कैटेगरी वन में क्या क्या है? लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, फिर यूनिट्स वगैरह जो है, ईओएफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड्स। और तीसरा जेडसीबी जीरो कूपन बॉन्ड। इनके लिए कितना मेरा पीओएच? 12 महीने। एक होमवर्क दिया था, किया क्या? तो किसको लॉन्ग टर्म, किसको शॉर्ट टर्म, क्या कैसे? लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। मतलब अगर 12 महीने तक कुछ भी किया है, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म ही रहेगा। और 12 महीने तक कुछ नहीं किया, 12 महीने से एक दिन भी आगे शिफ्ट हो गया, लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो गया। सेम अप्लाइज फॉर कैटेगरी 2। उसमें 24 महीना था, उसमें दो चीजें थी, अनलिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स, और दूसरा लैंड और बिल्डिंग। तीसरा कैटेगरी 36 मंथ्स वाला, उसमें क्या क्या था? अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट शेयर्स एज कवर्ड अंडर कैटेगरी 2। और दूसरा डेट इक्विटी फंड। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेग्रीगेट कर क्यों रहा हूं? फर्क क्या पड़ने वाला है? कोई भी एसेट को शॉर्ट टर्म बोल दो, कोई भी एसेट को लॉन्ग टर्म बोल दो, प्रॉब्लम थोड़ी है कोई। रेट में फर्क है, तो भाई रेट में कुछ ऐसे फर्क था। रेट में अगर फर्क है तो कैसे फर्क है, क्या करूं रेट में? पहले बात करते हैं एसटीसीजी की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट्स क्या है? नहीं, कैसे कैसे? इसमें दो बातें, अगर आपके लिस्टेड सिक्योरिटीज है, सेकंड ईओएफ या म्यूचुअल फंड है, थर्ड जेडसीबी डाल दूं क्या इधर? इधर नहीं है जेडसीबी, लेकिन इस पर क्या कंडीशन है? एसटीटी पे होना चाहिए। अगर एसटीटी पेड है इसके ऊपर तो मेरा टैक्स रेट कितना आएगा? स्लैब रेट मिलेगा क्या? इसके अलावा अगर कोई भी एसेट है जो शॉर्ट टर्म है, इसके ऊपर टैक्स रेट क्या आएगा? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब लिखना लॉन्ग टर्म के लिए, अब लिखना लॉन्ग टर्म के लिए।
तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा, रुक जाओ यहाँ पे लिख देता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 3 टाइप के टैक्सेस है, ठीक है। पहला लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, ठीक है। दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड फंड या म्यूचुअल फंड्स। अगर इस पे एसटीटी पेड है, अगर इस पे एसटीटी पेड है तो इसका रेट हो गया 10%, तो इसका रेट हो गया 10%, ठीक है। यहां पर जो तुमने बोला था STCG जो निकाला था, इसमें 2 वाली बातें निकाली थी। यहां पे अदर्स था, यहां पे था लिस्टेड शेयर्स, दूसरा था ZC भी नहीं है, दूसरा था EOF या म्यूचुअल फंड जिस पर STT पेड होना चाहिए। अगर STT पेड है तो 15% का टैक्स था ना। इसका सेक्शन है 111A, इसका सेक्शन है 111A। देखो तो मैंने इसी को उठा के यहां पे रखा है क्या। लिस्टेड शेयर्स है, EOF है, म्यूचुअल फंड है, उस पर STT पेड है। लिस्टेड शेयर्स, EOF, STT पेड, बस रेट 15 है, इसका रेट, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है। पहली बात तो इसका सेक्शन आता है 112A। इसका क्या सेक्शन आया, इसका सेक्शन क्या आया 112A। अब इसमें देखो एक फायदा तो हमको क्या मिल गया 10%, इतना तो शॉर्ट टर्म को भी नहीं मिला। अभी तक 15% अच्छा लग रहा था क्योंकि स्लैब रेट को देखते हुए ऐसा लग रहा था साला 30% भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वे के अंदर अच्छा दिख रहा था कि उसमें खाली 15% भरना है। देखो लॉन्ग टर्म वाला क्या बोलता है, तू 15 भी मत भर, खाली 10 भर, तू 15 भी मत भर, खाली 10% भर। तो एक बेनिफिट मिला कि इसमें टैक्स का रेट कम होगा। एक और बेनिफिट है, इसमें अप टू 1 लाख कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। अप टू 1 लाख किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। किसके अंदर, 1112A में। अंडर सेक्शन 112A में आपको 1 लाख रुपए तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना है। क्या शॉर्ट टर्म में ये चीज मिल रही थी? ये सिर्फ और सिर्फ पूरे कैपिटल गेन चैप्टर में सिर्फ इस सेक्शन को मिला है, और ये सेक्शन खत्म हो चुका है। ये जो 3 पार्ट किए ना, इसका फर्स्ट पार्ट यही था, खत्म। एनी लिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटी मत बोल देना, एनी लिस्टेड शेयर्स, एनी इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एनी UTI, एनी म्यूचुअल फंड, सब एक ही है, सब फंड्स ही है, बट ऑन विच STT इज पेड। अगर STT पेड है तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, आपको उसके ऊपर मात्र 10% टैक्स देना है, उसमें भी अगर 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो। और 1 लाख के ऊपर अगर जा रहा है तो पूरे पर नहीं देना है, जितना 1 लाख के ऊपर जा रहा है उतने पे देना है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मेरा जो कैपिटल गेन आ रहा है वो 1,06,000 रुपए का आ रहा है, तो 1 लाख तक तो माफ है, ऊपर के 6,000 का 10% 600 रुपया प्लस सरचार्ज प्लस सेस जो भी आना है वो तो आना ही है। क्लियर है यहां तक? पक्का? ठीक है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, वो आगे जाके बात करता है। सेकंड लिखना। अब ये सेकंड वाला पॉइंट जो है ना, इसके अंदर और अंदर 2 पॉइंट खुलने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। इसमें है अनलिस्टेड
सिक्योरिटीज, listed securities except 1112, except 112A, listed securities other than covered under 112A. Second, zero coupon bond, zero coupon bond. अगर आपके ये दोनों हैं तो आपके पास में दो चीज़ों का ऑप्शन है, आपके टैक्स रेट में आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप टैक्स 10% से भर सकते हो या तो आप टैक्स 20% से भर सकते हो। सर ये कैसे हौले लोगे? अगर 10% और 20% का टैक्स देंगे तो ऑब्वियसली हम 10% ही चूज करेंगे, कोई पागल इंसान थोड़ी है जो 10% की जगह 20% चूज करेगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने 10% चूज किया तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, विदाउट इंडेक्स। और अगर आपने 20% चूज किया तो यहां पे आप इंडेक्सेशन ले सकते हो। अब आप देखो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, मतलब आपको क्या लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपके ऊपर है। और ये किसको मिल रहा है? ये सब लिस्टेड सिक्योरिटीज को। सर वो तो यहां पर लिखा है ना अपने लिस्टेड शेयर्स, मैंने शेयर्स लिखाया। शेयर्स के अलावा अगर शेयर्स होगा तो वो 112A में आएगा। तो सर ये कौन सा है? इसका सेक्शन होता है 112, बस इसका सेक्शन नंबर है 112। अब तक 3 सेक्शन देखे तुमने, 111A, 112A और 112। 112A को ज्यादा बेनिफिट मिले हुए हैं। वो बोलता है किसी प्रकार के भी लिस्टेड शेयर्स किसी प्रकार का भी म्यूचुअल फंड या कोई भी टाइप का फंड जिसमें एसटीटी पेड है, उस पे आप मात्र 10% का टैक्स दो, वो भी अगर आपका 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो ही। और 112A में से A हटा दो तो भी आप लॉन्ग टर्म में ही बैठे हो। बट 112 ये बात करता है लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन लिस्टेड शेयर्स, मतलब लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड द वर्ड इज लिस्टेड। आई एम स्टिल ऑन लिस्टेड, अनलिस्टेड तक मैं आया ही नहीं हूं अब तक। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो आपके पास में ऑप्शन है। और सेकंड इज ZCB। अगर आपके इन दोनों में से कोई भी तरीके का आप ट्रांसफर करते हो, आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप शेयर 10% पे टैक्स लगा लो अपने ऊपर, या तो आप 20% पे टैक्स लगा लो। लेकिन अगर आप 10% पे लगा रहे हो, हम आपको माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करने देंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि टैक्स कम करके दे रहे हैं ना हम आपका, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते आप। और अगर आपको 20% चाहिए आप इंडेक्सेशन ले लो। तो बट ऑफ कोर्स मेरा क्वेश्चन है, लॉजिकली क्या लगता है, 1112A में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या? सॉरी, 112A में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या? 112A सर रेट ही 10% का है, वही तो लॉजिक था। 10% क्यों करके दिया आपको? ताकि आप इंडेक्सेशन लेना भूल जाओ। इसीलिए 112A में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। सर ऑप्शन हमको चाहिए, ऑप्शन 112 में मिलेगा, 112A में नहीं मिलेगा। मतलब रिलायंस के शेयर्स खरीदे, शेयर्स ऑप्शन नहीं मिलेगा, रिलायंस के डिबेंचर खरीदे, ऑप्शन मिलेगा इंडेक्सेशन का। अब देख लो आपको क्या चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट? अब सर लिस्टेड अभी एक और अनलिस्टेड की भी बात कर लेते। मैंने बोला था इसके अंदर 2 सेक्शन है, सेकंड वाला ये आया। यहां पे लिखना, अगर आपने पास जो है वो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड शेयर्स या सॉरी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अब शेयर्स नहीं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, किसी भी प्रकार की आपके पास में अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, या फिर आपके पास में ऐसी कंपनी के शेयर से इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, याद करो, इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, प्राइवेट कंपनी। सर ये हमने कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, हाँ, डीम डिविडेंड में, कि सर अगर आपको कोई कंपनी लोन देती है, अगर आपको कोई कंपनी लोन देती है
और अगर वो कंपनी ऐसी कंपनी है इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो जितना आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, उतने अमाउंट तक का जो आपको मिल रहा है ना, उसको डीम डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 222E, अंडर सेक्शन 222E, अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बोले तो प्राइवेट कंपनी, बट मैं प्राइवेट नहीं लिख रहा हूं, इन विच पब्लिक is not substantially interested. सर इसमें वापस दो बातें आएगी, मतलब दो रेट्स आएंगे। अगर आप NRI हो तो आपके लिए रेट है 10% का, और इसके अलावा आप अगर कुछ भी हो तो आपके लिए रेट है 20% का। तो सर हमारे लिए क्या आने वाला है? 20%। तो सर मतलब मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लग सकता है? मैक्सिमम 20%। सर मेरे को एक बात बताओ, ये 10% को इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? बोलने की जरूरत ही नहीं है, जब जब रेट 10% का आएगा इंडेक्सेशन मिल ही नहीं सकता तुमको। 10% सबसे लोएस्ट है ना, आज दिन तक 10% तुमने कहाँ देखा? सर हमने तो 5 भी देखा। मैं स्लैब की बात नहीं कर रहा, मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ। हर जगह फ्लैट लगाते हो, सीधा विनिंग पर 30% लगाने को देखते हो तुम लोग। तो 10% सबसे कम हो गया सर। जब ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट टैक्स कम करके दे रही है तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं देने वाला है। समझ में आया क्या? तो मेरे को एक बात बताओ, अभी एक थर्ड वाला बचा है, मैं अभी हाथ नहीं लगा रहा उसको। अभी तक मैंने 4 चीज़ें देखी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म में मैंने देखा, एक देखा शॉर्ट टर्म में लिस्टेड शेयर्स, या फिर दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड फंड या म्यूचुअल फंड जिसपे एसटीटी पेड हो, तो आपके उसके ऊपर स्लैब रेट, आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा मात्र 15% का। और इसका सेक्शन क्या बोला था? 111A। इसके अलावा जो भी आपके पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा वो स्लैब रेट पर लगेगा। खत्म हो गई बात? क्लियर है? फिर मैं आता हूँ लॉन्ग टर्म के ऊपर। सर लॉन्ग टर्म में ना पहले तो 3 सेक्शन खोल दिए अपने, 3 पार्ट्स खोल दिए। पहला पार्ट उठाया उसका 112A। 112A बोलता है शॉर्ट टर्म का उठा के इधर फेंक दो, लिस्टेड शेयर्स हुए तो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हुए तो, म्यूचुअल फंड हुए तो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुए तो, जिस पर एसटीटी पेड होवे। अगर ऐसा हुआ तो ये यहाँ पे एसटीटी में आप जो शॉर्ट टर्म में आप जो 15% दे रहे थे ना, उसके जगह पे मात्र 10% ही दो, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, और साथ में 1 लाख तक का एग्जम्पशन भी फ्री रखेंगे। समझ में आया? अगर मैं इस 112A में से A पीछे खींच लेता हूं तो मैं अभी भी लिस्टेड में हूं, पार्ट A के अंदर मैं लिस्टेड में हूं, बट मैं लिस्टेड शेयर्स में नहीं हूं, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स तो 112A का पार्ट है। अब मैं आ गया लिस्टेड में सिक्योरिटीज में। अब लिस्टेड सिक्योरिटीज में तो सर शेयर्स भी आते, तो शेयर बचा इसमें, इसके अलावा सब कुछ बचा इसमें। इसके अलावा सर कोई भी अगर आपके पास में ZCB भी होगा तो आपके पास में ऑप्शन है, इसके जैसा सर मेरे को भी इसके जैसा 10 दो ना, मैं देता हूं 10, ले ले, बट इंडेक्सेशन नहीं दूंगा। हाँ तो सर वहां पर भी तो नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, मैंने कहा मना किया। समझ में आया? और यहां पे नहीं, तो आप 20% ले लो, इंडेक्सेशन के साथ ले लो। सर लिस्टेड बहुत हो गया, अनलिस्टेड की बात करें, हाँ ठीक है कर, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज लिया, सिक्योरिटी सर सिर्फ शेयर भी चलेगा, डिबेंचर सब चलेगा। या फिर अगर आपके पास में ऐसी कंपनी के शेयर है इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो ऐसे केस में 2 बातें रहेगी, आपको 10% 20% का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आप NRI हो तो आपको 10 ही लेना पड़ेगा, और आप अदर हो तो आपको 20 ही लेना पड़ेगा। तो सर मैक्सिमम रेट आपने अभी तक क्या बोला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20, शॉर्ट टर्म का मैक्सिमम रेट क्या है? 15। झापड़ मारूंगा, स्लैब रेट। अरे शॉर्ट टर्म में आप मैक्सिमम बता ही नहीं सकते ना, लॉन्ग टर्म में मैं बता सकता हूं तुम कुछ भी कर लो, 20% से ज्यादा का नहीं हो सकता, सरचार्ज वर्चार्ज छोड़ के। बट शॉर्ट टर्म में आप बता सकते हो क्या? सर वो 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि आगे तो स्लैब रेट में भी घुस सकता है ना। इसी के लिए लॉन्ग टर्म में थर्ड पॉइंट आ गया मेरा, अदर्स। कितना आएगा रेट? 20%। क्लियर है? पक्का? ठीक है।
लिख लिया ये। अब नोट में आ जाते तुम्हारे, नोटिस में दिया है मैंने, नहीं दिया। नोट क्या बोल रहा है देखना। फॉर इंडिविजुअल HUF लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ओके एंड 112 शैल बी रिड्यूस्ड, किधर गया रे तू, For individual and HUF, LTCG under section 112A and 112 shall be reduced by unexhausted basic exemption limit। एक मिनट, पहले तो इंडिविजुअल HUF अंडर सेक्शन 112A, 112A में क्या है अपने, लिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटी मत बोलो रे, सिक्योरिटी बोला तो 112 में घुस जाओगे। लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड वगैरह जिस पर STD आपको मिलेगा, STD पेड रहेगा, तो आपको टैक्स रेट कितना लगेगा उस पर, 10% का। और 112 क्या बोल रहा है, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन लिस्टेड शेयर्स, सेकंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, ऐसा रहा तो आपके ऑप्शन मिलेगा 10% विदाउट बेनिफिट, 20% विद बेनिफिट। अगर ये दोनों में अगर आपको किसी भी टाइप का कैपिटल गेन होता है ना, तो आपको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा होता है, ऐसे ये बोल रहा है। अब सर ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है, पहली बात तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है, 2.5 लाख का मिलता है, 3 लाख का मिलता है, और सुपर बुड्ढे को 5 लाख का मिलता है। अनएग्जॉस्टेड का मतलब होता है, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो जाना, अनएग्जॉस्टेड का मतलब खत्म नहीं हुआ। तो देख कैसे कैलकुलेशन होता है इस टाइम पर। अब क्या हुआ, मैंने इनकम फ्रॉम PGBP कमाया 50,000 रुपए का, पूरे साल भर में धंधा करके मैंने कमाया 50,000 रुपए, और अंडर सेक्शन 112A मुझे कैपिटल गेन भी हुआ लेट्स से अराउंड 1,70,000 का। प्रॉब्लम है, टोटल इनकम कितनी हो रही मेरी, 2 लाख। कितना टैक्स आएगा, सर टैक्स ही नहीं आएगा, झापड़ मारूंगा, स्लैब रेट पे इसको ले रहे हो क्या, कैपिटल गेन को स्लैब मत दे देना। सर 2.5 लाख तक तो माफ है, अबे 2.5 लाख तक माफ है, तुमको इसमें क्या बोला, ये फ्लैट रेट्स है। फ्लैट का मतलब क्या होता है, इनको स्लैब से लेना देना नहीं है। अगर 1 रुपया भी कमाया तो 10% 20% आपको देना पड़ेगा, 15% आपको देना पड़ेगा। फ्लैट का मतलब ही क्या बचा फिर। बट यहां पे इसको अगर छोड़ के मैं सिर्फ बोलूं कि उसके अलावा कौन सी इनकम थी, तो कौन सी इनकम थी आपकी, PGBP इनकम। PGBP इनकम कितनी थी आपकी, 50,000 रुपए तक की। आइडियली आप कितने रुपए तक की इनकम माफ करवा सकते थे अपनी, 2.5 लाख रुपए तक की, अज्यूमिंग कि वो 60 ईयर्स के नीचे में है। आइडियली आपकी लिमिट एग्जॉस्ट, अब सॉरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की थी, उसमें से आपने एग्जॉस्ट कितनी किया, 50,000, मतलब अभी और कितनी बची है, 2 लाख। 2 लाख का एग्जम्पशन का लिमिट, 2 लाख अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो 1,70,000 माइनस कितनी बैलेंस बच गई हमारे पास में, कितना वेस्ट पड़ा है हमारे पास में, 2 लाख का, इसको दे दो। अब कितना बैलेंस बचा, कुछ भी नहीं, टैक्स माफ। कुछ समझा क्या। अज्यूम करो ये जो PGBP इनकम है, मेरी PGBP इनकम हुई 2 लाख रुपए की, तो अब मेरी टोटल कितनी हो गई, 3,70,000 रुपए। अब तो टैक्स आना चाहिए, अगर मैं इसको छुपा दूं तो 3,70,000 पे तो टैक्स आना चाहिए। लेकिन कैलकुलेट कैसे होगा, देखो डायरेक्ट स्लैब दिया मैं जूते मारूंगा, इसको स्लैब नहीं दे सकते तुम।
2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख, नहीं नहीं, रुक जा, इसको स्लैब नहीं दे सकते, ठीक है सर। इसको छोड़ के इनकम कौन सी अपनी 2 लाख रुपए तक की इनकम है, इसको एग्जम्पशन लिमिट कितने का है, 2.5 लाख तक का, 2 लाख तो इसने वापर लिया, अब बैलेंस कितना बच गया, 50,000 स्पेयर है ना, अनएग्जॉस्टिव बेसिक एग्जम्पशन है ना, क्या बोला इसने, LTCG under this section shall be reduced, LTCG shall be reduced by unexhausted basic exemption limit। मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कितना अनएग्जॉस्टिव बचा है अभी भी, 50,000, इसमें से 50,000 माइनस कर दो, अब आंसर कितना बचा, 1,20,000, इस पर टैक्स लगा दो। अगर 112A है तो टैक्स रेट कितने पे लगेगा, लगा दो 10%, खत्म, 12,000 प्लस 4% सेस, सेस तो लगेगा बॉस, सेस हर चीज पे लगेगा, सेस के लिए तो पूछना ही मत, सेस 4% का हर कंडीशन में लगेगा, समझ में आया। सर इनकम फ्रॉम सैलरी मेरी है 40,000 रुपए, बस सैलरी, 2 ही महीना, एक ही महीना काम किया मैं, अप्रैल के मार्च के महीने में ज्वाइन हुआ था, कोई प्रॉब्लम है क्या, 40,000 कैसे कमाएगा, एक ही महीने ज्वाइन हुआ मैं, 1 मार्च को ज्वाइन हुआ, 31 मार्च मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो मेरे को एक ही महीने की पगार मिलेगी उस फाइनेंशियल ईयर में। सैलरी मिली मेरे को 40,000 की, उसके पहले मैं PGBP कर रहा था, जॉब करने के पहले मैं धंधा कर रहा था, दुकान थी मेरी, दुकान में मैंने पैसा कमाया टोटल 2 लाख रुपए। इसके अलावा मैंने शेयर्स का भी धंधा करता था मैं, तो मुझे अंडर सेक्शन 112A या 112 कुछ भी बात कर लो, है तो आखिर लिस्टेड ही, या तो सिक्योरिटीज में होगा या तो शेयर्स में होगा, जो भी है, मुझे प्रॉफिट हुआ 70, प्रॉफिट इसमें कितना करूं, 90,000 का, अंडर सेक्शन 112 है। टोटल इनकम कितनी हो रही मेरी, 290 और 330। मेरा टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, पहले देख लो 112A के अलावा कितना है, 240, मैं जो है ना, मेरी जो उम्र है वो 77 ईयर्स है, कोई प्रॉब्लम है, 77 साल की उम्र है मेरी, तो सर आपको ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी मिलने वाली है, 3 लाख तक की, मैंने एग्जॉस्ट कितनी कर ली, 240, अभी और कितनी बची है 60,000 की, तो 60,000 किस में से माइनस करूं, अब बैलेंस कितना बचा, इस पे कितना परसेंट, 1 लाख तक माफ होता है, समझ में आया क्या, उसका अनएग्जॉस्टिव लिमिट और 1 लाख की लिमिट, वो भी तो भूल गए तुम, पक्का, कोई डाउट इसमें, श्योर हो, पक्का ना, ठीक है, एक अमेंडमेंट है बाद में बताऊंगा, अभी कोई तुम्हारे काम करनी है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल के लिए जो जगह छोड़ी है ना, उसमें वो वाला एग्जाम्पल लिख लो। कृतिका पढ़ रही है तू, हाँ। पक्का, यस। ओके, कैम ऑन रख तेरा, मैं एक्चुअली रूम में बहुत सारे लोग हैं, रूम में बहुत सारे रूम है, लोग हैं। लोग है, अच्छा,
चलो हुआ, चलो आगे। अब देखना क्या बोल रहा है ये। नो डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6A इन रिस्पेक्ट ऑफ LTCG अंडर 112 और 112A और STCG अंडर 111A। चैप्टर ही खत्म। या तो आपको 15% का टैक्स मिला है अंडर सेक्शन 111A, या तो आपको 10% का टैक्स लगा है अंडर सेक्शन 222A, या तो आपको 10 या 20 का ऑप्शन मिला है अंडर सेक्शन 112। इन तीनों को चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर चैप्टर 6 से कुछ याद नहीं आ रहा। 80C से लेके 80TTB तक जो डिडक्शंस मिलते थे ना, LIC का प्रीमियम 10%, 20%, 15%, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, NSE बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया तो 1.5 लाख रुपए तक का माफ, NPS की स्कीम में इन्वेस्ट किया तो 50,000 रुपये तक का माफ, 80CCE में बोला गया 80CCC, 80CCD, 80CCD1B, इन तीनों का एग्रीगेट आपको 1.5 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। फिर 80D पड़ा था मेडिक्लेम एक्सपेंसेस, 80U पड़ा था हैंडीकैप वाला एक्सपेंसेस, 80D पड़ा था वही हैंडीकैप वाला एक्सपेंसेस कंपल्शन वाला जो रहता है। उसके बाद में 80TTB पड़ा था 50,000 रुपये तक का सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट जो मिलता है, 80TTA पड़ा था जो 10,000 तक का मिलता है। उसके बाद में 80E पड़ा था, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो तो उसके ऊपर का ब्याज 8 सालों तक का माफ होता है। कुछ याद आ रहा है क्या? एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें EV खरीदते हो तो 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज माफ होता है। ऐसे कुछ सेक्शन पढ़े हुए अपन ने, राइट? तो वो सारा जो चैप्टर 6A में आता है ना, 6A में ऐसे प्रकार का डिडक्शन आप इसमें से नहीं ले सकते। क्लियर है? मतलब अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और वो अदर्स में आता है जिसमें स्लैब रेट लगता है, तो क्या मैं ले सकता हूं चैप्टर 6A का डिडक्शन? हाँ, क्योंकि तीन ही सेक्शन को मना किया है। और अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो अदर्स में आता है, इधर सबसे लास्ट 20%, उसके लिए मैं ले सकता हूं चैप्टर 6A का डिडक्शन? नहीं ले सकते हो, ले सकता हूं। तुम समझे? नहीं, तुम नहीं समझे। सिंपल भंडा है। 111A 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, 15% पर टैक्स लगाता है, अदर्स में स्लैब रेट लगता है। तो 111A पर टैक्स आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदर्स में मिलेगा। शॉर्ट टर्म में बात खत्म हो गई। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लूँ ऐसा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा था तुमने, उसमें 2 पार्ट्स निकाले थे। एक पार्ट में यहाँ पे बोला था लिस्टेड ये वो अगर STT पे होगा तो आपको टैक्स रेट लगेगा 15%, और इसका सेक्शन बोला था 111A। क्या इसको LTCG का चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलने वाला है? आंसर इज नो। तो यहाँ पे जो अदर्स था इसको मिलेगा? आंसर इज यस। अगर कुछ नहीं बोला तो हाँ ही होगा ना। सपोज कल जाके अगर मेरे को बहुत दिन तक सानिका नहीं दिखी और सानिका को मैं फ़ोन करके बोलता हूँ कि सानिका तबीयत कैसी है, उसने बोला कि सर ठीक है, तो मैं आगे पूछूं क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, हाथ फ्रैक्चर है क्या, पैर, बोल दिया ना। अगर कुछ नहीं है मतलब सब कुछ सही होगा, करेक्ट है? तो इन द सेम मैनर इसने बोल दिया कि 111A को नहीं मिलेगा तो अदर को मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म की बात हो गई। फिर आते हैं हम लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म में तुमने 3 चीजें बताई, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इस 2 पार्ट में वापस 1 पार्ट और 2 पार्ट ऐसा बताया था। ये फर्स्ट वाले पार्ट को क्या बोला? सर यहां पर जो भी था इसको उठा के यहां डाल दो और उसको नाम लॉन्ग टर्म का दे दो, और उल्टा 2 बेनिफिट दे दो। यहां पर तो भी हमने 15% किया था, यहां तो खाली 10% कर दो। यहां तो 1 लाख का बेनिफिट भी नहीं था, यहां तो 1 लाख का बेनिफिट भी दे दो। और इसको सर सेक्शन का नामकरण कर देते हैं 112A। यहां ये बोलता है अगर आपका 112A है तो चैप्टर 6A नहीं मिलेगा। तो सर बचे हुए को मिलेगा क्या? रुक जा, फिर इधर आए। सर इसमें लिस्टेड शेयर्स था, इसमें लिस्टेड सिक्योरिटीज था। सर इसमें ZCB भी नहीं था, इसमें ZCB था। अगर ये दोनों था तो आपको ऑप्शन था।
या तो आप 10% से टैक्स भर सकते हो या तो आप 20% से भर सकते हो। इसमें इंडेक्सेशन इल्ले, इसमें इंडेक्सेशन मिले। इसके अलावा पार्ट ए ये था, पार्ट बी ये था, इसमें अनलिस्टेड की बात कर दी आपने, अनलिस्टेड और प्राइवेट वालों की बात कर दी। इसमें भी अगेन दो था, 10% और 20%। सर इसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना ना, 10% एनआरआई के लिए था, ये अदर्स के लिए था। इसमें ऑप्शन था, इसमें ऑप्शन नहीं है। और इसका नामकरण करते टाइम हमने नामकरण किया था 112। इसने बोला सर अगर आपका 112 भी होगा तो भी नहीं मिलेगा। तो फिर लास्ट हमारे पास में एक रिसोर्ट बचा अदर्स का, इस पे आपको 20% मिलेगा। इसके बारे में कुछ बोला क्या, मतलब इसको मिलेगा क्या? तो अगर मैं देखूं तो अदर्स को मिल रहा है, अदर्स को मिल रहा है। सर इसके अलावा भी हो सकता है कि अदर्स में क्या आएगा? मेरे पास में एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, आज खरीदी कल बेच दी, कैपिटल गेन आया कि नहीं आया? सर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है ही ना, किसने मना किया तुमको? ये बिल्डिंग जहां पे तुम बैठे हो मैंने आज खरीदी कल बेच दिया, तो मेरा कैपिटल गेन आया। शॉर्ट टर्म आया कि लॉन्ग टर्म आया? शॉर्ट टर्म। किस में डालोगे? शॉर्ट टर्म में तो यही है ना मेरे पास देखने के लिए, शॉर्ट टर्म में किस में डालोगे? 111A में। सर यहाँ तो सब सिक्योरिटीज था, तो कहा गया अदर, इसमें कैपिटल गेन में चैप्टर 6 से मिलेगा। सर आज खरीदा, मेरे दद्दू ने खरीदी थी प्रॉपर्टी 40 साल पहले, आज बेचा, सर कैपिटल गेन तो है। अब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में कहा डालू? 111 में डालू ना सर, इसमें तो सिक्योरिटीज है, शेयर्स है। इसमें डालू ना सर, इसमें तो सिक्योरिटीज और अनलिस्टेड शेयर्स है। कहा डालूंगा? अदर्स, मतलब इसमें मिलेगा। झेपा क्या? तो चैप्टर 6 से किसको मिलेगा? सबको मिलेगा, 3 को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में बोले तो 111A को नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में बोले तो 112A को भी नहीं मिलेगा, 112 को भी नहीं मिलेगा, मतलब दोनों में अदर्स अदर्स को मिलेगा। सर अदर के सेक्शन नहीं क्या है? ज्यादा सेक्शन मत करो, इंपॉर्टेंट वाले करो, जो बचे हुए वो अदर्स में। समझ में आया? क्लियर? चलो उसके बाद में नो डिडक्शन हो गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑफ एलटीसीए अंडर सेक्शन, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, 112A, 112A एलटीसीजी का पहला पार्ट, जिसमें 10% आने वाला है, 1 लाख का बेनिफिट है। उसमें क्या बोलता है? बोले रिबेट भी नहीं मिलेगा। बहुत नाच रहे थे ना उस बार, उस टाइम पर जब 112A बताया कि सर इसको तो कितना मस्त बेनिफिट, इधर 10% का भी बेनिफिट, यहाँ शॉर्ट टर्म में 15% लग रहा था, बाकी लॉन्ग टर्म में आपने 10-20% का दे दिया, 10-20% में भी आपने डाल दिया, 10% का लेना है तो विदाउट इंडेक्सेशन, 20% का लेना है तो विद इंडेक्सेशन। इसमें तो कितना मस्त है, इसमें आपने 10% दे दिया और आपने 1 लाख का भी दे दिया। 1 लाख का जब आपने फ्री बोला तो कितना मस्त लगा, फ्री 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 कुछ नहीं है भाई साहब, रिबेट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ना चैप्टर 6A मिल रहा है, ना रिबेट मिल रहा है, ना इंडेक्सेशन मिल रहा है। सर ये रिबेट तो याद ही नहीं, 87A में क्या था? सर अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक का है, 5 लाख के ऊपर नहीं जा सकता, अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक का है तो आपको अप टू 12,500 रुपीज तक का रिबेट मिलेगा। बेसिकली ये 12,500 के अमाउंट कैसे आई? सर 2.5 लाख तक माफ होता है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% होता है, 2.5 लाख का 5% मतलब आपका 12,500, उतना तो आपको रिबेट मिल जा रहा है अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट आप चाहकर भी इसको नहीं दे सकते। मतलब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मेरी पीजीबीपी इनकम होगी 3.5 लाख और मेरा एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A होगा 1.5 लाख। समझ में आया? आइडियली मेरे को टैक्स भरना चाहिए क्या? आइडियली मुझे टैक्स भरना चाहिए कि अगर मैं टोटल देखूं तो सर 3.5 और 1.5, 5 लाख, 5 लाख तक तो टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन जब तुमने बोला 5 लाख तक का टैक्स नहीं लगता है, मतलब तुमने क्या किया? पहले तुमने टैक्स को कैलकुलेट किया, वो आया 12,500 और लेस कर दिया रिबेट अंडर सेक्शन 87A। नहीं नहीं समझा, ठीक है। एक मेरे को एक बात बताओ, मेरा पीजीबीपी इनकम है 3,50,000 रुपये, मेरा एल टी सी जी
अंडर सेक्शन 112A है 1.5 लाख रुपए। मेरा टोटल इनकम कितना है? 5 लाख रुपए। अभी के लिए कैपिटल गेन टैक्स भूल जाओ। आज से 10 दिन पहले तक अगर तुमको कोई ये पूछ रहा था घर वाले कि बताओ भाई तुम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो मैं कितने रुपए तक अपना टैक्स नहीं भर सकता हूं, तो तुम क्या बोल रहे थे अब तक? फिर 5 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है तो आप टैक्स मत भरो। तो तुम्हारे बापू ने बोला ठीक है, मैंने टैक्स नहीं भरा। आपने बोला अच्छी बात है, टोटल इनकम कितनी थी? बोले 5 लाख। बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने सिर्फ पूछ लिया क्यूरोसिटी से कि सर कि पापा 5 लाख को ब्रेक करके तो बताओ 5 लाख कैसे था? तो बोले देख मेरे पीजीबीपी के 3.5 लाख रुपए थे और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 है 1.5 लाख रुपया था, ऐसे करके मेरे को 5 लाख रुपए मिले। तो मैंने क्या किया, अब टैक्स कैसे नहीं भरा, 5 लाख रुपए पे मैंने टैक्स निकाला। कितना टैक्स आया 5 लाख रुपए पे? 12,500। सर इसका मेरा टैक्स आया था 12,500 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500। तो मेरा टैक्स कितना आया? नील। बट अब भी तुमने थोड़ी देर पहले वहां पे एक लाइन पढ़ी, किसी भी तरीके का टैक्स पेबल होते टाइम एलटीसीजी अंडर 112A पे रिबेट नहीं ले सकते। तो जब तुमने यहाँ पे 12,500 का रिबेट लिया तो क्या तुमने इस पर भी रिबेट नहीं ले लिया? जबकि तुम ले सकते हो क्या? और क्या बेसिक एग्जॉस्टिव लिमिट बची है क्या मेरे पास में? वो भी खत्म हो गई। आइडियली मेरे को टैक्स आएगा, ये 3.5 पर तो नहीं आया क्योंकि ये तो 5 लाख तक माफ है ही, बट इस पे तो फ्लैट रेट लगने वाला ना। ये 1 लाख के अंदर होता तो एक बार का मैं बच जाता, बट ये हो गया 1.5 लाख रुपए। तो 1 लाख तक तो माफ है, ऊपर के कितना आया? 5,000। उसके ऊपर कितना? 10% मतलब कितना? सॉरी 50,000 का 10% मतलब कितना? 5,000 प्लस कितने टैक्सेस? सेस 4% का, उतना मुझे भरना पड़ेगा। अभी तक तुम्हारे दिमाग में था सर 5 लाख तक की सारी इनकम पे कोई टैक्स लगेगा। ना ना, सारी इनकम पर नहीं, एलटीसीजी को मत इंक्लूड कर देना उसमें, क्योंकि 5 लाख तक तुम टैक्स माफ क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम उसका रिबेट क्लेम कर रहे थे, बट एलटीसीजी पे तो रिबेट क्लेम ही नहीं कर सकते। समझा क्या? अब इसी क्वेश्चन में ये जो था ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 था, अब टैक्स माफ है, अब टैक्स माफ है। क्या बोलते हो? हैं? कौन सा, इसके पहले वाला या ये वाला? मैं पूछ रहा हूँ 112A था ना, अब तक यहाँ पे 112A था, 112A ना आते हुए अब से 112 बच गया। तो अभी ये 1.5 लाख रुपए जो कमाया तुमने 112 के अंडर कमाया, तो क्या इस पर भी आपको टैक्स माफ हो जाएगा? मेरे गरीबों, कैपिटल गेन टैक्स फ्लैट रेट पर चलता है, तुम्हारे स्लैब रेट पर नहीं चलता है, भूल जाओ इस चीज़ को। तो सर वो दिया ही काहे के लिए? ताकि तुम करो ना, ताकि तुम करो ना। फ्लैट रेट पर टैक्स लगना है, वो तो वैसे भी लगना है। उसके जगह शॉर्ट टर्म रहता तो भी लगता, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म अदर स्लैब रेट वाला होता तो एक बार का नहीं लगता। जब रेट उसने 15 दिया, 10 दिया, 20 दिया, तो सालों तो स्लैब घुसा क्यों रहे उसके अंदर? एग्जाम्पशन घुसा क्यों रहे उसके अंदर? उसने बोला क्या तुमको? जब फ्लैट बोल दिया तो फ्लैट, बात खत्म हो गई। दिमाग लगा क्यों रहे उस चीज में? समझा? नहीं। कहाँ अटकी तू बता? श्योर? लग नहीं रहा मेरे को ऐसा। ठीक है। अब एनहांस सरचार्ज कुछ 25%, 37% का लगता है सरचार्ज, याद है क्या कुछ? 25% का सरचार्ज, 37% का सरचार्ज, 12% से शुरू होता है सरचार्ज, 10% भी होता है, 10, 12, 25, 37 हैं। तो ये जो 25 और 37% का सरचार्ज है ना, ये आपके डिविडेंड इनकम पर नहीं लगता है,
111A इनकम पर नहीं लगता है, 112 पर भी नहीं लिखता है, 112A पर भी नहीं लगता है। सरचार्ज जो है ये तीनों सेक्शन पर एनहांस्ड वाले नहीं लगते, 12% तक चलेगा, 25 और 37 वाला नहीं चलेगा। सर फिर सेस भी माफ है, झापड़ मारूंगा, सेस कभी माफ होता नहीं। 4% का सेस जो तुमको लगाना है वो तो तुमको लगाना ही है, बात ही खत्म हो जाती उसमें, ठीक है। डिडक्शन ऑन एसटीटी पेड विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, कल ही बात किया था कि जो डिडक्शन मिलता है एसटीटी पेड का वो आपको मिलना ही नहीं है। तो आप फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस में एसटीटी पेड को एक्सपेंसेस को लेस मत करवा देना, वो पॉसिबल ही नहीं है आपको करना लेस। क्लियर, पक्का, कुछ डाउट इसमें? लास्ट में एक बार वो वापस पूरा एसटीसीजी एलटीसीजी वाला जो स्लैब रेट्स है, टैक्स रेट्स है, उसको रिवाइज कर लेंगे। अभी आगे चलूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी के लिए? कृतिका? हाँ हाँ मतलब प्रॉब्लम है कि आगे चलूँ? नहीं समझा समझा। ओके। फिर देखो ये कुछ फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉर एलटीसीजी और एसटीसीजी। ऐसा फॉर्मेट देखा हुआ है क्या तुमने? सर बड़ा सिंपल है, पहले लेने का सेल कंसिडरेशन कि आपका सेल कंसिडरेशन कितना था, सेल कंसिडरेशन जो भी था आपका उसमें से आपने एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर को लेस कर देने का, जो भी आंसर आया उसको बोलने का नेट कंसिडरेशन, उसमें से आपने लेस करने का कौवा। सर इसमें आया कौवा क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एसटीसीजी है, तो आय कहां से आएगा? सर इसमें तो आना चाहिए, नहीं ये देखना आया ना। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें आएगा क्या? आएगा ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आएगा। सर आय कौवी क्यों नहीं आई? वो इधर आएगी। सर जो आंसर आया वो कैपिटल गेन था, मैंने तुमको बोला था एक और कुछ एग्जाम्पशंस मिलते हैं तुमको, 4 एग्जाम्पशंस मिलते हैं, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F, 54EC, 5 एग्जाम्पशंस मिलते हैं। वो कुछ एग्जाम्पशंस भी तुम्हारा लास्ट पार्ट है, वो लेस करने के बाद में जो बचा उसके ऊपर तुमको कैपिटल गेन निकालना है। सर इसमें हमको 2 ही सेक्शन दिख रहे हैं, इसमें तो इतने सारे पूरे 5 दिख रहे हैं, क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म वाले को सब एग्जाम्पशन मिलता है, शॉर्ट टर्म वालों को 2 ही मिलते हैं। खत्म खत्म, पहले के फाइनेंस एक्ट में थे वो, खत्म, तुम्हारे एग्जाम में का नहीं है वो। समझ में आया? अब एक बात बताओ, अब तक जो तुमने पढ़ा उससे देख के तुमको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या चाहती है? तुम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करो या शॉर्ट टर्म करो? लॉन्ग टर्म करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों को रेट कितना लगा के कम से कम लगा सकती है गवर्नमेंट? 15%, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को कम से कम कितना लग रहा है? 10%। किसको बेनिफिट मिल रहा है इंडेक्सेशन का? किसको 1 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है? किसको सारे एग्जाम्पशंस मिल रहे हैं? तो गवर्नमेंट चाहती नहीं कि तुम शॉर्ट टर्म में काम करो, गवर्नमेंट चाहती कि तुम लॉन्ग टर्म में काम करो। तो थोड़ा एक बार फॉर्मेट रिवाइज करवा दो, आंखें बंद हो जानी चाहिए तुम्हारा, अगर फॉर्मेट तुमको दिखना चाहिए। फॉर्मेट कैसे करेंगे? शॉर्ट टर्म की बात करते हैं पहले। क्या करेंगे पहले? सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्या बचा हाथ में? नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एग्जाम्पशन अंडर 2 सेक्शन, ठीक है। हाथ में क्या बचा? कैपिटल गेन्स। ये काय की बात किया तुमने? शॉर्ट टर्म की, हटा दो, मैं लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट हो गया। लॉन्ग टर्म का कैसे फॉर्मेट होता है? क्या आया पहले? सेल कंसिडरेशन माइनस क्या किया? एक्सपेंसेस। हाथ में क्या बचा? नेट कंसिडरेशन माइनस क्या किया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस क्या किया? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस क्या किया? एग्जाम्पशन। 5 सेक्शन में मिलेगा। आखिरी में क्या बचा? कैपिटल गेन। अब उसके रेट कौन से? अब भी पढ़े रेट्स। क्लियर है यहां तक? श्योर? चलो फिर कुछ ये वाली कॉन्सेप्ट थी कल की कि ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी कोई भी इसका क्या होता है आइडियली? जब आप से उस चीज को ट्रांसफर करते हो, तो जब आपने उस चीज को ट्रांसफर कर दिया, आइडियली आपका कैपिटल गेन उसी साल अराइज हो जाना चाहिए था, बट 3 एक्सेप्शंस थे उसके। फर्स्ट क्या था? कन्वर्जन ऑफ स्टॉक कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पहले मेरे पास में कुछ पर्सनल एसेट पड़ी थी, उसको उठा के मैंने अपने शॉप पर लाया, इस शॉप की चीज को मैंने बाद में सेल कर दिया, तो मेरी जब पर्सनल एसेट को मैं स्टॉक इन ट्रेड बनाया तब मेरा ट्रांसफर हो चुका है। आइडियली मैंने कैपिटल गेन आ जाना चाहिए,
लेकिन आएगा नहीं। वो आएगा कब? जब मैं इसको बेचूंगा। तो जब मैंने इसको बेच दिया तब इस दिन मेरे दो कैलकुलेशन होंगे। एक कैलकुलेशन होगा यहां से लेके यहां तक का, जिसको मैं बोलूंगा कैपिटल गेन, और एक कैलकुलेशन होगा यहां से लेके यहां तक का, जिसको मैं बोलूंगा पीजीबीपी। तो ये सीसीडी में का एक सी हो गया। दूसरा सी बोलता है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। सर, जब भी गवर्नमेंट आपसे अपनी जमीन जबरदस्ती हड़पती है, जब भी गवर्नमेंट आपसे अपनी जमीन जबरदस्ती हड़पती है, ये जाएगा, ये लगाई मेरे को, एक मिनट। हाँ, मेरा घर था, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ले लिया। मेरा घर था, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ले लिया। सर, गवर्नमेंट जबरदस्ती लेगी क्यों? हो सकता है गवर्नमेंट को रोड बड़े करना है, हो सकता है गवर्नमेंट को इस जगह पर एयरपोर्ट लाना है, रेलवे स्टेशन लाना है। तो गवर्नमेंट आपके पास आती है, आपके घर में घुसती है और आपको बोलती है, भाई साहब, मैं जो एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहा हूँ इस देश के कल्याण के लिए, उसमें आप बाधा बनकर खड़े हो। क्योंकि मुझे जो रोड निकालना है, बाकी जगह तो कुछ नहीं, आपका घर उसमें बीच में भरा है, तो मुझे ये घर तोड़कर इसको रोड सीधा करना है। तुमने बोला ऐसे कैसे तोड़ दोगे भाई, मेरा घर है, मेरे को नहीं बेचना है। बेचने की बात ही नहीं हो रही, ऑप्शन नहीं दे रहे, हम आपके घर को कंपल्सरीली अक्वायर करने वाले हैं और उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा, बकायदा आपको मार्केट वैल्यू या उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिया जाएगा। मतलब आज के ज़माने में जब भी कोई इंसान खेत खरीदता है तो जानबूझ के ऐसा कोई खेत खरीदता है या जानबूझ के ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है जिसको इन फ्यूचर मालूम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पर नेशनल हाईवे डिक्लेयर होने वाला है, तो मेरी जमीन कंपलसरी एक्विजिशन में जाने वाली है, मैं जानबूझ के वो जमीन खरीदूंगा। समझ में आया क्या? तो आइडियली आज मेरा घर गवर्नमेंट ने ले लिया। सिंस गवर्नमेंट ने मेरा घर ले लिया तो क्या मेरा ट्रांसफर हो गया एसेट का? मेरी एसेट तो गई, एसेट गई, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, सेल, देयरफॉर कैपिटल गेन। प्रॉब्लम ये है पैसे तो दिए नहीं सालों ने, गवर्नमेंट है। एसबीआई बैंक में खुद का पैसा लेके आने को 10 दिन लग जाता मुझे, तो यहां गवर्नमेंट ने घर तो ले लिया, घर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिए, पैसा बोले 10 दिन बाद आना लेकर। मैं गया 10 दिन बाद तो बोले सॉरी और अभी 2 महीना वेट करना पड़ेगा। अरे 10 दिन बाद में 31 मार्च है, 31 मार्च के दिन तो आप तो सेल कंसिडर कर दिए इसको, तो मुझे तो कैपिटल गेन टैक्स आ गया, आपने तो पैसे दिए नहीं, मतलब जेब से भरने पड़ेंगे पैसे। इसी के लिए आइडियली मेरा घर ट्रांसफर तो यहां पर हो गया, देयरफॉर दिस शुड बी माय कैपिटल गेन का ईयर, बट नहीं, मुझे ये कैपिटल गेन लगेगा जब मुझे पैसा मिला तब। तो याद करो हमारा कॉन्सेप्ट था, आइडियली माय ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ कैपिटल गेन शुड बी ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट नॉट इन द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो कंपल्सरी एक्विजिशन में ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सा रहेगा? जिस साल आपको पैसा मिला, मनी व्हेन रिसीव्ड। तो सर अगर मुझे पैसा मिला है, मैंने ये घर 2005 में खरीदा था, ₹10 लाख में, इस घर को गवर्नमेंट ने आज फरवरी 2023 में मुझसे कंपल्सरीली ले लिया। कितने अमाउंट में? 70 लाख। अमाउंट बोला ही नहीं एक्चुअल में, या चल ठीक है ना, 70 लाख रुपए में। बट मुझे पैसा दिया मार्च 24 में। कितना दिया? 70 लाख, जितना बोला था उतना दिया। हो सकता है इसके ऊपर ब्याज भी मिला होगा मेरे को, लेकिन अभी के लिए 70 लाख किया था। कैसे कैलकुलेट करूं कैपिटल गेन? सर पहले तो देख लो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट क्या था? सेल कंसिडरेशन। क्या है सेल कंसिडरेशन?
माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस है क्या बचा हाथ में 70 लाख नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कैसे करूंगा मैं इसको 70 लाख को डिवाइड करूंगा सर कॉस्ट कितनी थी मेरी 10 लाख को डिवाइड करूंगा 2004-5 से या 5 से 4-5 से 4-5 वाला जो भी सी आई होगा उससे डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई किससे करूंगा इस दिन वाला या इस दिन वाला इस दिन वाला या इस दिन वाला समझा क्या है इंडेक्सेशन में कौन से साल तक का लूंगा ये साल वाला लूंगा इंडेक्सेशन या ये साल वाला लूंगा ईयर चेंज हो गया ना फेब 22 मतलब ये हो गया 22-23 और ये मार्च मतलब ये हो गया 23-24 तो मल्टीप्लाई किससे करूं 22-23 या 23-24 हैं 23-24 23-24 22-23 23-24 22-23 23-4 कि 2-3 3-4 3-4 अबे ट्रांसफर कब हुआ हाँ पैसे बाद में मिले तो हाँ अमाउंट चेंज होगा ना इंडेक्सेशन की बात चल रही है इसका बोलना है सर पैसे लेट मिले तो भी आपने 70 ही दिए ब्याज मिला होगा ना ट्रांसफर कब हुआ तो इंडेक्सेशन कब आएगा कॉस्ट कब तक का लोगे आप उसी दिन तक का लोगे ट्रांसफर से मतलब है ट्रांसफर इन ओनरशिप से मतलब है पैसे मिलने से कोई मतलब नहीं है मुझे हाँ अब मैटर क्या हो रहा है 23-24 में मिले आपको 70 लाख रुपए आप चीख दिए चिल्ला दिए अरे ये क्या बात हुई भाई एक साल पहले दे रहे थे तो भी 70 ही दे रहे थे आज दे रहे हो तो भी 70 ही दे रहे हो मुझे ये कंपेंसेशन नहीं जम रहा मुझे एनहांस्ड करके चाहिए अपनी अमाउंट तो नाउ यू आर क्लेमिंग फॉर एनहांस्ड कंपेंसेशन अच्छा एक बात और साला प्रॉब्लम क्या हुई मालूम है क्या ये जो 70 लाख मिले ना ये गवर्नमेंट ने बोला 7 टुकड़ों में दूंगा हर साल 10-10 लाख रुपए दूंगा ये जो इस साल जो 70 लाख मिले ना इस साल जो 70 लाख मिले ना इसका जो पेमेंट करूंगा वो इंस्टॉलमेंट में करूंगा हर साल 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसे करते हुए 7 सालों में आपको 70 लाख रुपए दूंगा तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लूँ 10 लाख या 70 लाख सेल वैल्यू अब तक तो तुम 70 लाख ले रहे थे बट मिले तो इस साल के 10 ही लाख कुछ समझा क्वेश्चन समझा कि नहीं क्वेश्चन नहीं समझा अक्षा क्वेश्चन समझा एक बार वापस देख क्या हो रहा है 2023-24 में गवर्नमेंट ने तुमको वादा किया था हम तेरे को 70 लाख रुपए देंगे तुम खुशी खुशी नाचते नाचते पहुंच गए वहाँ पे मेरे 70 लाख रुपए दो अब 70 लाख देते टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला मैं 70 लाख दूंगा इतने पैसे है नहीं अभी मेरे पास में मैं तेरे को 10 लाख इस साल दूंगा 10 लाख अगले साल दूंगा 10 लाख अगले साल दूंगा 10 लाख ऐसे करते करते 7 टप्पों में दूंगा प्रॉब्लम ये है सर हमने कैपिटल गेन तो आज कंप्यूट करना है 2023-24 में और जब 2023-24 में मैंने कंप्यूट करना है तो मैंने उसमें लेना है सेल वैल्यू अब सेल वैल्यू कितनी लूँ 70 लाख जो आपने वादा किया है अगले 7 साल में या 10 लाख जो आपने एक्चुअल में दिया है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिले तब इसका बोलना है कि सर एक काम करो पहले 10 लाख 6 साल तक ले लो जब 7वीं इंस्टॉलमेंट मिलेगी ना तब एक साथ टैक्स कर देना समझ में आया आंसर इज अ बिग नो तुमने मेरे को फीस अगर इंस्टॉलमेंट में दी तो मेरी कमाई हुई कि नहीं हुई जितनी फीस दिया उतनी कमाई करूंगा क्या मैं सर कैश बेसिस पे थोड़ी चलता हूं मैं रेवेन्यू रिकग्निशन AS9 क्या बोलता है जो आपका प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसको आज रिकॉग्नाइज करो और जितना परसेंटेज वर्क आपका कंप्लीट हुआ उसके बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो लेकिन रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज आप अपने काम के हिसाब से कर रहे हो ना कि मिलने के हिसाब से कर रहे हो कैश अलग है रेवेन्यू अलग है दोनों में बहुत फर्क होता है इन द सेम मैनर आपको बैंक में आए कितने मेरे को क्या लेना देना
बिक तो 70,000 में 70 लाख में गया ना, आपका रेवेन्यू 70 लाख का बुक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FVOC या सेल कंसिडरेशन आपको 70 लाख ही कर देना है, भले ही आपको टुकड़ों में पैसा मिल रहा हो। मेरा 70 लाख खत्म है। क्लियर है? अब पहला विषय खत्म हुआ मेरा। सेकंड पॉइंट, जब आपको 70 लाख मिले या देने का वादा किया, तब आप दो चीज से नाखुश हुए। सबसे पहले तो नाखुश ये इस बात पर हुए कि सर जब आप 2022-23 में दे रहे थे तब भी आप हमको 70 लाख दे रहे थे, जब आप हमको 23-24 में पैसा दे रहे हो तो भी 70 लाख दे रहे हो। उसके ऊपर चोटे इतने बड़े तुम कि 70 लाख को भी 7 टुकड़ों में दे रहे हो। मतलब पहले तो मेरे ब्याज का नुकसान 1 साल तक, 70 की चीज 1 साल बाद भी 70 ही मिल रही है। दूसरा नुकसान कि साला तोड़ तोड़ के दे रहे हो। मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे 90 लाख चाहिए, अब मुझे 90 लाख चाहिए। गवर्नमेंट ने आपने उस अथॉरिटी को बोला मेरे को 90 लाख चाहिए, उस अथॉरिटी ने बोला भक कहा कि 90 लाख कुछ नहीं, 70 लाख मिलेंगे। आप गए कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में आपने अब जस्टिफाई करके दिया कि क्यों मुझे 90 लाख रुपए मिलने चाहिए और 70 लाख रुपए नहीं मिलने चाहिए, और कोर्ट ने इस बात को, आपके 90 लाख के रिक्वेजिशन को, 90 लाख के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया। और गवर्नमेंट ने उस अथॉरिटी को बोला कि इसको 20 लाख एडिशनल पे कर। तो जब आप गए 20 लाख रुपए मांगने के लिए, तो उसने बोला 20 लाख भी 5 टप्पे में दूंगा। 1 साल अभी 10 लाख के साथ में 20 लाख का 5 टप्पे, मतलब कितना हुआ 1 साल का? 4 लाख। तो इस साल के 10 ले ले और इस टप्पे के 4 ले ले, 14 लाख। अगले साल 10 ले ले और 4 ले ले, अगले साल 10 ले ले और 4 ले ले, अगले साल 10 ले ले और 4 ले ले, उसके अगले साल 10 ले ले और 4 ले ले, उसके आगे अब सिर्फ 10 ही बचे। ये 20 तो खत्म हो गए ना। अब साला अब इसका क्या करना? तो सर इसको भी, जब जैसे हम पहले 70 गिन रहे थे, इसको भी पूरा 20 आज ही गिनना पड़ेगा? नहीं। एनहांस कंपेंसेशन इज टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। Initial compensation is taxable fully in the year in which they have promised to pay, whether or not it is paid in installment. दो बातें, initial compensation, enhanced compensation. Initial compensation, whether or not paid in installment, fully taxable. Enhanced compensation, taxable as and when received. बस दो ही बातें, दो ही कंपेंसेशन दो ही हो सकता है, इनिशियल कंपेंसेशन, एनहांस्ड कंपेंसेशन। इनिशियल कंपेंसेशन होगा, इसको तुम कैसे भी दो, 1 टप्पे में दो, 10 टप्पे में दो, 500 टप्पे में दो, पूरा आज ही टैक्सेबल होगा। बट एनहांस्ड कंपेंसेशन जब मिलेगा तब टैक्स पे करूंगा, उसके बिना टैक्स नहीं पे करूंगा। 20 नहीं, वादा किया था ना उस दिन, तो मेरा घर लिया था, वादा आपको इस साल किया था। नहीं, एक मिनट रुक, हाँ तो पे जब नेक्स्ट ईयर किया तो जब मिलेगा तब टैक्स पे करूंगा। ट्रांसफर हो गया था मेरा इस टाइम पर, मेरा घर इस टाइम पर लेकर गए थे वो, तब नहीं होगा, जब पैसा देंगे तब होगा। हाँ बराबर है। मिलेंगे 10 लाख, टैक्स 70 का लगेगा। टैक्स यस, 70 का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा उसी साल में। यस, जिस साल पैसा मिल रहा है आपको। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं उसको। 2010 में घर खरीदा था 5 लाख रुपए का। अभी के लिए इंडेक्सेशन भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ, कैलकुलेट करते आ गया तुमको। गवर्नमेंट ने ये ज़मीन मुझसे ले ली 2020 में, कितने रुपए में ली? 50 लाख रुपए में। बट गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया मेरे को 50 लाख। गवर्नमेंट ने बोला पैसा जो है ना वो 4 दिन बाद आके लेना। आज की डेट थी 30 मार्च 2000 कुछ तो भी 2020। पैसा बोला 4 दिन बाद आकर लेना, तो मैं चला गया 2020 में अप्रैल में।
फाइनेंशियल ईयर बदल गया। आइडियली मेरा एसेट ट्रांसफर हो गया 2020 में, तो टैक्सेबिलिटी 2020 में आनी चाहिए थी, बट टैक्सेबिलिटी 20 में नहीं आएगी क्योंकि पैसा मुझे कब मिला उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सीसीडी का सेकंड एक्सेप्शन है। अब जब मैं 4 दिन बाद में गया और गवर्नमेंट पैसे, तो गवर्नमेंट ने बोला देख थोड़ी भाई तंगी चालू है, थोड़े इलेक्शन के माहौल चल रहे हैं, तो मेरे पास अभी 50 लाख तो पूरे नहीं है, मैंने देना चाहिए तेरे को 50 लाख, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ मैं तेरे को देना चाहिए 50 लाख, बट मैं तेरे को कैसे दूंगा मालूम है क्या 50 लाख? अप्रैल 20 में तुझे दूंगा 10 लाख, अप्रैल 21 में 1 साल बाद तुझे दूंगा 30 लाख, और अप्रैल 22 में तुझे दूंगा बैलेंस 10 लाख। समझा क्या? ऐसे टप्पे में दूंगा। तो आपके हिसाब से पहले तो आपने बोला कि यहां पर आपने कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट करना चाहिए, बट मैंने बोला सर ये एक्सेप्शन है, आप इसमें चले जाओ। अब इसमें जाने के बाद में आपने फिर क्लॉजेस डाल दिए 3, तो क्या हर साल कंप्यूट करते बैठेंगे क्या? नहीं, आप कब भी दो, आप टप्पे पे दो या कैसे भी दो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप टप्पे पर दो या कैसे भी दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जब आज टैक्स भरने जा रहा हूं, जब आज कंप्यूटेशन करूंगा 2020-21 में, तो मैं करूंगा सेल कंसिडरेशन 50 लाख पूरा पूरा मिला, खाली 10 ही लाख है, बट पूरा करूंगा, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नेट कंसिडरेशन, सॉरी एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एग्जाम्पशन, सब मिला के कैपिटल गेन निकालते बैठूंगा। प्रॉब्लम सही है, सॉर्टेड। लेकिन जब तुमको ये पैसा मिल गया 10 लाख रुपए, तब तुम्हारे हाथ में 10 लाख रुपए आया, मजा नहीं आ रहा यार, तो तुम गए कोर्ट में जाके बोले कि सर मुझे 50 लाख नहीं चाहिए, मुझे 75 लाख चाहिए। मेरे को ये जो 50 का आपने इनिशियल कंपेंसेशन दिया ना, इस पर 25 लाख एडिशनल कंपेंसेशन चाहिए। काहे के लिए? सर 2 बातें, एक तो कंपलसरीली अक्वायर किया आपने, मुझे बेचना नहीं था। अरे मेरे पुरखों की जमीन है, मेरे कितने सारी मेमोरीज है, मेरा बचपन वहां गया हुआ है, उसको आपने मार्केट वैल्यू से 50 लाख तो तोल लिया, लेकिन उन भावनाओं का क्या, उन मेमोरीज का क्या, वो बचपन की यादों का उसका क्या मोल है? उसके 25 लाख एक्स्ट्रा दे दो। तो ये मेरे को एनहांस कंपेंसेशन चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला ले ले भाई, जीत गए तुम केस, प्रूफ कर दिया तुमने, तो गवर्नमेंट ने बोला ले ले 25 लाख। तुम वापस इस अथॉरिटी के पास आए, बोले भाई साहब 50 लाख का तो देख, मैंने तू इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, मैं समझ गया, मैंने टैक्स आज ही भर दिया लेकिन उसके ऊपर का, लेकिन ये जो 25 लाख है वो मेरे को आज के आज देते। गवर्नमेंट बोलता है मैंने तेरे को अभी बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ये 25 भी मैं तेरे को अभी नहीं दे सकता। अब गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने बोला तो मेरे को तो देना है, बट 25 में का अभी तू खाली 5 लाख रुपए ले, अगले साल 5 ले, अगले साल 5 ले, अगले साल 5 ले, और अगले साल 5 ले। तो मैंने बोला ठीक है, इसमें भी आपने इंस्टॉलमेंट बोला था, लेकिन पूरा इनकम टैक्स आपने इसी साल कंप्यूट कर दिया, तो इसमें भी ऐसा करूंगा ना, इसमें इस साल इसी पर टैक्स पे कर, अगले साल इस पर ही टैक्स पे कर, अगले साल इस पर ही टैक्स पे कर, अगले साल इस पर ही कर, और अगले साल इस पर ही कर। तो जो मेरे को इनिशियल कंपेंसेशन मिला था 50 लाख का, इट इज टैक्सेबल फुल्ली इन द ईयर इन विच दे हैव प्रॉमिस्ड टू पे, or they have paid the first installment, sorry not promised to pay, if they have paid your first installment, fully उसी साल taxable है। बट क्या enhanced compensation मुझे fully मिला? तो enhanced compensation मुझे जब मिलेगा तब टैक्स करूँ। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या आया? सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो 50 लाख का वादा किया था या 25 लाख के ऊपर का वादा किया था, ये जो वादा किया ना, ये कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं था। कोर्ट ने बोला अभी के लिए तो करो, फिर बाद में देखते हैं, अभी के लिए 50 ले लो, अभी के लिए 25 ले लो। तुमने मांग किया था 40 लाख की, कोर्ट ने दिया 25 लाख एनहांस कंपनसेशन। तुमने मांग किया था 90 लाख रुपए इनिशियल की, कोर्ट ने दिया 50 लाख का। तो प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट मानी नहीं है, लेकिन अभी के लिए निपटारा कर दिया कि अरे भाई दूसरे केसेस पड़े हैं, अभी इतना तो ले ले। तो अभी मैं क्या करूं? अभी मैं टैक्स भर दूं, अभी मैं वेट करूं, क्या करूं? तो जब भी कोई कंपनसेशन आपको इंटरिम ऑर्डर से मिलते हैं, इंटरिम मतलब बीच में एक ऑर्डर लाया, फाइनल होने का है,
अभी टैक्स मत भरो, अभी टैक्स भरोगे फिर बाद में टैक्स भरोगे, वेट फॉर द फाइनल ऑर्डर, वेट फॉर द फाइनल ऑर्डर सिर्फ. सो इफ एनी compensation is paid in interim order, it is not taxable. It will be taxable when the order becomes final. समझ में आएगा? हो भी सकता है कि इंटरिम ऑर्डर के तहत आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने भेज दिए. सर अभी बैंक में पैसे आ गए तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा क्या? शुरू हो गया. वो कनेक्टर वो वाला ले ले, पिंक वाला, व्हाइट वाला मत ले, पिंक वाला ले, हो जाएगा. हो गया. एक मिनट. तो जब भी कोई इंटरिम ऑर्डर के थ्रू आता है उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है. आज जब भी ऑर्डर फाइनल हो जाएगा तभी आपको टैक्स पे करना है. क्लियर है? अब एक और बात लिख ले, लिख ले. डन. अब ये जो कंपेंसेशन मिला इनिशियल, उस पर इंटरेस्ट भी मिल सकता है. लेट मिला इसके लिए, मिल रहा है तो टैक्सेबल है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर एनहांस कंपेंसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है तो इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल, बट इट इज़ एग्जम्प्ट अप टू 50%. फ्लैट अप टू नहीं, इट इज एग्जम्प्ट 50% और बैलेंस 50% ही टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 56 ऑफ इफॉस. कौन सा इंटरेस्ट? इनिशियल का एनहांस्ड, एनहांस्ड कंपेंसेशन का, जो भी आपको ब्याज ब्याज ब्याज, मूल रकम मत कर देना रे लेस. मूल रकम पे 50% की छूट नहीं है, ब्याज पर आपको 50% की छूट है, और बैलेंस 50% का कैपिटल गेन, हाँ इफॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. देख लो वहां पे लिखा हुआ है. ये देख, इनिशियल कंपेंसेशन व्हेन द ऑर्डर इज असेस्ड विल बी फुल्ली टैक्सेबल. इफ इट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट देन, जब मिला तब fully taxable. Second, enhanced compensation as and when received. Third is interest on enhanced compensation, 50% is exempted, balance 50% is taxable under. कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चलो. आइडियली कैपिटल एसेट का टैक्सेबिलिटी उस साल होता है जिस साल आपने अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया, बट नॉट इन द केस ऑफ सी डी. फर्स्ट वॉज कैपिटल asset has been converted into stock in trade. Second C was compulsory acquisition by the government. और third is destruction of capital asset. D मतलब destruction of capital asset. destruction of capital asset में क्या हो रहा है, एक बात समझो. सर मेरी एक एसेट थी, मेरी एक एसेट थी जो जल गई. मेरी एक एसेट थी जो डिस्ट्रॉय हो गई. क्या अब वो एसेट मेरी ट्रांसफर हो गई? सर ट्रांसफर मतलब तो बेचना होता है, झापड़ मारूंगा. ट्रांसफर का मतलब होता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू यूज.
सेल एक्सचेंज एनी टाइप ऑफ, मैं उस एसेट को यूज नहीं कर सकता हूं। इस काली कलूटी बैंगन लूटी को कहां से यूज करूं मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूं, देयरफॉर इट इज अ ट्रांसफर। एंड सिंस इट इज अ ट्रांसफर, सिंस दिस एसेट इज अ कैपिटल एसेट, देयरफॉर इट अराइज अ कैपिटल गेन। बट द प्रॉब्लम इज, साला एसेट जल गए, मैं उसके लिए रो कि इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा उसके लिए रो। समझ में आ रहा है? दो दुखड़े हैं मेरे। एक तो मैं रो रहा हूं कि बेचारी ये मेरी एसेट जल गई, दूसरा रो रहा हूं कि सर इस एसेट तो जल गई, ट्रांसफर मान लिया, मेरे को टैक्स भरने को आ गया, साला खाली पॉकेट का एसेट जल गई तो पैसे देने पड़ रहे टैक्स के, तो रुक जाओ सर अभी मत दो। आइडियली मेरा ईयर ऑफ ट्रांसफर ये है, बट मैं इसको टैक्स कब पे करूंगा? जब मेरे को इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, जब मुझे इंश्योरेंस वाला पैसा देगा। क्योंकि मैं सेल वैल्यू क्या लिखूंगा, सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिखूंगा? है ही नहीं मेरे पास कुछ, तो क्या आएगा सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? जो इंश्योरेंस वाला मुझे पैसा ला कर देगा वो मेरा वैल्यू रहेगा। समझा क्या? इसमें इतना, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। लॉजिक समझा यहां तक? पक्का? एक बार पढ़ के दो यहाँ पे फटाफट। चलो आगे पढ़ लो एक बार, रिलैक्स में पढ़ो, ऐसा बहुत प्रेशर लगा के मत पढ़ो। जितना तुम प्रेशर लगा के पढ़ोगे उतना वो तुमको समझ में नहीं आने वाला है। शांति से पढ़ो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना और कुछ नहीं करना है। तुमको नहीं है? हाँ वो वीडियो पहले की देखी होंगी तुमने। अब ये सेक्शन है तुम्हारे मॉड्यूल में, देखो ना, मॉड्यूल में नहीं मिलेगा तुमको। मई 23 के मॉड्यूल, फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाता ना मई में, मई वाली मॉड्यूल। मई नवंबर को सेम रहेगा, बट नवंबर मई में फ़र्क आ जाएगा। जो मई 23 को अटेम्प्ट अप्लीकेबल रहेगा, फाइनेंस एक्ट अप्लीकेबल रहेगी, वो नवंबर वालों को भी रहेगी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एक ही है। लेकिन अब जो अगला मई आएगा उनको कौन सा अप्लीकेबल रहेगा एक्ट? जो अभी 1 फरवरी को बजट आया, वो ना तुमको अप्लीकेबल है ना नवंबर वालों को अप्लीकेबल है, वो नेक्स्ट मई वालों को अप्लीकेबल है। तो मई हमेशा चेंजिंग ईयर होता है फाइनेंस एक्ट के लिए, हाँ टैक्स के लिए। चलो अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय द कंपनीज इन लिक्विडेशन। सर जो भी कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है उसके पास में दो रास्ते हैं कि शेयर होल्डर्स को पैसा दे दो या उसके जगह पे एसेट्स दे दो। मेरी कंपनी बंद हो रही है, जब कंपनी बंद होती है तो मैंने लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, अभी भी हाथ में पैसा बच गया, पहले शेयर होल्डर्स को देना, मतलब शेयर होल्डर्स को देने में कौन से पहले शेयर होल्डर्स को दूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनका नाम ही प्रेफरेंस है, उनको दे दिया। अभी भी बचा है, अब इक्विटी वालों को देना है। अब इक्विटी वालों को देते टाइम कंपनी दो तरीके से दे सकती है, या तो वो हार्ड कैश दे सकती है, कैश इन द सेंस बैंक में ट्रांसफर कर सकती है, या फिर वो उसको एसेट्स दे सकती है। अब क्या हो रहा था, पहले के टाइम पर क्या होता था कि
जब भी कोई कंपनी किसी को डिविडेंड देती थी तो उसके ऊपर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता था। जी मैंने आपको अकाउंट में पैसा दिया, उसके लिए मैं आपको टैक्स भर रही हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करता था, कंपनीज क्या करती थी, डिविडेंड ना देते हुए ना उसके जगह पे दूसरी अदर चीज़ें दे देती थी। ये जमीन आप रख लो, डिविडेंड है ही नहीं, अब सिंस डिविडेंड नहीं है तो टैक्स नहीं भरना हमको। तो इन द सेम मैनर लिक्विडेशन में भी कंपनी कुछ इस तरीके से कांड करने जा रही है। कंपनी क्या बोल रही है, मेरी कंपनी तो देख, अपनी कंपनी तो लिक्विडेट हो रही है, तो एक काम करो, तुम्हारे शेयर्स मुझे दे दो, उसके बदले में एसेट्स ले लो। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, तुम्हारे पास के शेयर्स जा रहे हैं, तुम्हारे पास के शेयर्स जा रहे हैं, तुम्हारे पास के शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके बदले में तुमको एसेट मिल रही है। बट ये एसेट है नहीं, है तो डिविडेंड है। ये एसेट थोड़ी मिल रही है, फोकट में मिल रहा है क्या तुमको? अबे तुम्हारा ही पैसा है, डिविडेंड के फॉर्म ना देते हुए तुमको गोल घुमा के एसेट के नाम पर दे रहे। आज के फाइनेंस एक्ट में डिविडेंड पे टैक्स हमको भरना है, शेयर होल्डर को। हमारे हाथ में अब एग्जम्पशन खत्म हो गया, वी हैव टू पे द टैक्स। पहले के जमाने में कंपनी पे करती थी, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला तो इट इज 100% एग्जम्प्टेड होता था। अब ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, अब आपको 1 लाख रुपए तक का ही मैटर है एलटीसीजी, अदरवाइज आपको एग्जम्पशन है ही नहीं इस चीज में। तो अब क्या हो रहा है, अगर आपको किसी भी कंपनी से ऑन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन किसी भी प्रकार की एसेट मिल रही है तो उसका टैक्सेबिलिटी का क्या, क्योंकि एसेट जा रही है ना, शेयर्स गए, ट्रांसफर, सिंस इट इज अ कैपिटल एसेट देयर इज अ ट्रांसफर, देयरफॉर कैपिटल गेन। अब ऐसे केस में क्या होगा, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी बोलेगी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई ट्रांसफर फांसफर कुछ नहीं है, तुम्हारी एसेट लेकर तुमको ही वापस दे दी, मेरा ट्रांसफर थोड़ी है। अबे एसेट तुम्हारे पैसों से लाया था, मेरे पास रखी हुई थी। कंपनी का ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। तो तुम्हारी एसेट है, कंपनी की एसेट थोड़ी थी। तो कंपनी के लिए कोई टाइप का ट्रांसफर हुआ क्या, तो कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन आएगा क्या, कोई कैपिटल गेन नहीं है। अब बात है शेयर होल्डर्स की, इन्होंने तो एसेट ले ली ना अपने शेयर्स देके, शेयर्स एक्सचेंज के, ट्रांसफर की डेफिनेशन में लिखा था इन एक्सचेंज ऑफ एनी एसेट, आपने अपने शेयर्स को एक्सचेंज करके एसेट ले लिया। अभी सालों चोट्टो, तुम ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी तुम्हें डिविडेंड देने वाली थी 2 लाख रुपए का, उसके जगह पर तुमको एसेट दे दिया 3 लाख रुपए की, बोलकर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। लोगों को देखेगा अरे वाह यार 3 लाख की एसेट मिली, 3 लाख की एसेट नहीं मिली, 2 लाख का तो डिविडेंड मिलने वाला था, तो फ्री की कितनी मिली मेरे को, 1 लाख की। तो मतलब कंपनी का जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था उतने तक की जो मेरे को मिल रही है वो कैपिटल गेन का पार्ट है क्या? सर वो तो इफॉस है, वो तो ऐसे भी डिविडेंड मिलने वाला था, लेकिन उसके ओवर एंड अबाव जो मिला वो क्या हुआ, वो कैपिटल गेन का पार्ट है सर। क्योंकि अगर डिविडेंड मिलता तो मैं कैपिटल गेन में डालता कि डिविडेंड को, मैं कहाँ डालता डिविडेंड को, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ना। तो जितना डिविडेंड का हिस्सा था, अब जब आपको 3 लाख की एसेट मिल चुकी है तो डिविडेंड और 2 लाख का मिलने वाला है क्या? हाँ, उसने बोला ना फुल एंड फाइनल। कंपनी लिक्विडेशन में है, कंपनी का इसमें ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा उम्मीद मत रखो उससे। कंपनी ने बोला देख तेरा 2 लाख का डिविडेंड है, कुछ तेरे को रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है, एक काम कर 3 लाख ले, खत्म कर। तो इस 3 लाख में से देखो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना था, जितना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उतना आपका डीम डिविडेंड है, उसको कैपिटल गेन में मत डालो, वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट है। और जितना तुमको ओवर एंड अबाव मिल रहा है अपने प्रॉफिट से, वो है तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज सेल कंसिडरेशन, वो तुम्हारा कैपिटल गेन है। तो जब भी तुम कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो पैसा भले मिला 3 लाख, सेल कंसिडरेशन 1 लाख का होगा, क्योंकि उसमें का 2 लाख तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस था रे। समझा क्या? पक्का क्लियर है ना? जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, पार्थ की फीस ड्यू थी 30,000 रुपए की। फिर पार्थ को एक दिन मैंने एक घर के फंक्शन में बुलाया। घर के फंक्शन में आने के बाद में पार्थ ने एक 10 ग्राम का सोने का बिस्किट लाया, 1 तोला सोना लाया। बोले सर मेरे को वो पुराना वीडियो आपका क्लियर करना था, तो एक काम करो सर, मैं आपको ये जो गिफ्ट दे रहा हूँ कि अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, इसके बाद में ना मुझे आपसे कुछ देना है, आपको देना है, ना आपको मुझसे कुछ लेना है। तो इसने मुझे 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का एक सिक्का दे दिया 50,000 रुपए का। ये बात
ये वाली बात तो मेरे घर वालों को नहीं मालूम थी, क्योंकि वो ऑफिस का काम में थोड़ी देखते। इसने क्योंकि सिक्का कब दिया, घर पे के फंक्शन में। तो जब पप्पा ने उठाया कि अरे पार्थ गाला के नाम पे 10 ग्राम का सिक्का है 50,000 का, यार बड़ा जोरदार काम है, बड़ा आदमी है। मतलब 1 मिनट, 50,000 आपके नहीं है, उसमें के 30,000 मेरे थे, गिफ्ट 20,000 का ही है। क्योंकि 30,000 तो वैसे भी मुझे मिलने वाले थे। इन द सेम मैनर, अगर कंपनी का तुम्हारे तरफ पर ड्यू था 30,000 के डिविडेंड का, और कंपनी ने तुमको लैंड दे दी 50,000 रुपए की, तो क्या नाचोगे, अरे 50,000 रुपए का चीज मिल गया, हमने तो ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट मिला अपने को 50,000 रुपए का रिटर्न। अबे नहीं, 30,000 तो डिविडेंड वैसे भी मिलने वाला था, तो फ्री का कितने में मिला, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल 20,000 का। इसके लिए 30,000 तक का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, और ऊपर का जो बैलेंस है सिर्फ वो ही कैपिटल गेन है। तो जब कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे तो सेल कंसिडरेशन 50 मत ले लियो, सेल कंसिडरेशन 20,000 होगा। पक्का, श्योर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आज का लास्ट पार्ट, छोटा सा पार्ट है, 5 मिनट का है। कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। सर, जब भी कोई कंपनी आपके शेयर्स को बायबैक करती है, जब भी कोई कंपनी आपके शेयर्स को बायबैक करती है, बायबैक का मतलब क्या होता है कि सर आपसे कंपनी वो शेयर ले रही है, उसके बदले में आपको पैसा दे रही है। आपसे पैसा लिया, आपके शेयर्स गए, सिंस आपके शेयर्स गए, देयरफॉर इट इज अ ट्रांसफर, सिंस इट इज अ ट्रांसफर एंड इट इज अ कैपिटल एसेट, देयरफॉर कैपिटल गेन। बट ये कैपिटल गेन भरेगा कौन, मैं या कंपनी? देखो, अगर बायबैक किया है किसी भी डोमेस्टिक कंपनी ने, अगर बायबैक किया है किसी भी डोमेस्टिक कंपनी में, तो कंपनी इस पर टैक्स पड़ेगी एट द रेट ऑफ 23.29%। सर कैसे आया? 20% का कॉर्पोरेट टैक्स, 12% का उसके ऊपर सरचार्ज, और 4% का सेस। सर 20 + 12 32, 32 + 4 36%, कैलकुलेशन एरर है। अबे मैं 20 का 12%, उसका सबका 4% एडिशनल। तो जब भी रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, अदानी कंपनी, बिरला कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करेगी, मैं शेयर्स देके फ्री हो जाऊंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं, तुम तुम्हारा करते बैठो, तुम अपना बायबैक टैक्स भरते बैठो, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं भरूंगा। और कंपनी उस पर कितना टैक्स पे करेगी? 23.29%। तो शेयर होल्डर्स को टैक्स आने वाला है क्या? सर इट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034। ये किसकी बात किया मैंने? डोमेस्टिक इंडियन कंपनी। व्हाट इफ अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है? कंपनी नहीं भरेगी, तुमको टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा सर और कोई सिक्योरिटीज़ है बाय एनी कंपनी या शेयर्स था, अंबानी ने, अदानी ने टाटा के शेयर्स को बायबैक किया, कंपनी भरेगी टैक्स। डिबेंचर्स को बायबैक किया, तुम भरोगे टैक्स। समझा क्या? शेयर्स, सिक्योरिटी, एनी कंपनी, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स पर कंपनी को टैक्स आएगा, इसके अलावा कुछ भी रहा मुझे टैक्स आएगा। इंडियन कंपनी के शेयर्स पर सिर्फ कंपनी टैक्स पे करेगी, इसके अलावा फॉरेन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो लेकिन उसका डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, कुछ भी हो, कंपनी नहीं, मैं को भरने को आएगा। ये देख, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। समझा? हाँ हाँ, हम मेरे को टैक्स भरने को आया तो वो तो पूरा कैपिटल गेन चैप्टर लग गया उसको। समझा क्या? पक्का? यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कल शुरुआत टैक्स रेट से करेंगे, रिवीजन टैक्स रेट से करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, लिक्विडेशन वाले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, और फाइनली इस वाले कॉन्सेप्ट से आगे चल के आगे चलेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो कृतिका, कुछ डाउट?
नहीं। ओके